गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एवोगाड्रोस लॉ किया था कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। उसके हमने एप्लीकेशंस भी की थी। फर्स्ट टू डिटरमाइन द एटोमिसिटी एंड सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। मोलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये रिलेशनशिप कल हम लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम कुछ डेफिनेशंस लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले इसमें एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट क्या है कि हमें जब हम एटम के मास को लिखते हैं तो एटम का मास इतना कम होता है कि उसको कैलकुलेट करना या कैलकुलेशन में यूज़ करना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। जो एक एटम का मास है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो इतना कम मास है कि उसके अंदर हम किलोग्राम या ग्राम की यूनिट लें तो वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो इसके लिए फिर एक अलग से छोटी यूनिट डिसाइड की गई। तो वो यूनिट क्या है? उस यूनिट को बोलते हैं हम AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU या सिंपली इसको हम U भी लिख देते हैं, यूनिट भी लिख देते हैं। यूनिट U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी AMU क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। जो कार्बन 12 आइसोटोप है हमारा, उसके एक एटम, ये सपोज कीजिए एक एटम है, इसके मास का 1/12 पार्ट या इसके 1/12 पार्ट का मास, कि अगर इसके मैं सपोज किया मैंने इसके 3 पीस कर दिए, नाउ दिस पोर्शन इज 1/3 ऑफ द कार्बन 12। इस 1/3 पार्ट के भी अगर मैं 2 पीस कर दूँ, इट विल बिकम 1/6, और उस 1/6 पार्ट के भी अगर मैं 2 पीस कर दूँ, एंड दिस पोर्शन बिकम्स 1/12 ऑफ द मास, 1/12 ऑफ द C12। इसका जो मास होगा उसको एक एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर करते हैं। मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12, ये कार्बन 12 आइसोटोप है, कार्बन 12। उसके एक एटम जो है उसके अगर 12 पीसेस कर दिए जाए तो जो एक पीस का मास होगा उसको एक यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। बाकी जितने भी मासेज हैं हमारे, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, उनके एटम का मास इसी यूनिट के रिलेशन पे में कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी एटॉमिक मास यूनिट की 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। नाउ कम टू द एटॉमिक मास। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटॉमिक मास है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट, उसके एक एटम का मास, वो भी 1 AMU के मुकाबले, एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ये आपका 1 AMU है। एक AMU के मुकाबले वो कितने गुना भारी है? व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू 1 AMU? ये डेफिनेशन आपकी 1 AMU की है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to 1/12 of mass of one atom of C12 isotope is called atomic mass of that element। अब इसमें यहाँ पर दो वर्ड आती है हमारी, एवरेज एंड रिलेटिव। रिलेटिव क्यों? बिकॉज दिस मास इज इन रिलेशन विद 1 AMU। 1 AMU के रिलेशन में, उसके कंपेरिजन में मास कैलकुलेट किया गया है, इसलिए दिस इज एवरेज रिलेटिव मास। रिलेटिव मास है, इट इज़ रिलेटिव बिकॉज इट इज़ considered in relation with 1/12 of mass of one atom of C12 and not in gram or kilograms, and that is why it is called relative mass। एवरेज क्यों बोला गया इसको?
एवरेज इसलिए बोला गया, कोई भी एक एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, कोई भी एक एलिमेंट उसके डिफरेंट आइसोटॉप होते हैं। जैसे अगर हम क्लोरीन का लें, क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35 बोला जाए या 37 बोला जाए, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। लेकिन एवरेज भी कैसे लेंगे, वी विल आल्सो कंसिडर द परसेंटेज ऑफ दीज टू आइसोटॉप्स, abundance of these two isotopes. Chlorine 35 is present 75%, whereas 25% is chlorine 37. अगर हम रैंडमली कोई भी 100 एटम्स लेते हैं क्लोरीन के, तो आउट ऑफ 100 75 विल बी क्लोरीन 35 एंड 25 विल बी क्लोरीन 37। और यू कैन से अगर हम कोई भी एनी 4 एटम ऑफ क्लोरीन वी टेक, देन रैंडमली अगर हम लेते हैं तो आउट ऑफ दीज 4 देर आर 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन 35 एंड 1 ऑफ द क्लोरीन 37। तो अब जब एवरेज हम निकालेंगे 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 37, ये 4 एटम का मास हो गया। एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, इट विल बी 35.5। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। या फिर परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, क्लोरीन 35 हमारे हैं 75% और जो क्लोरीन 37 है वो है 25%। तो एवरेज हम ऐसे निकाल सकते हैं कि लेट इट बी टोटल 100 एटम्स, देन 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तब भी आपकी एवरेज 35.5 ही आएगी। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 एंड दिस इज द एवरेज ऑफ मासेस ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स। जितने भी आइसोटॉप्स हैं उन सब के मास की एवरेज ली गई है बाय कंसीडरिंग देयर अबंडेंस आल्सो, बाय कंसीडरिंग देयर अबंडेंस आल्सो। तो ये हमारी एवरेज हो गई, इसलिए हमने वर्ड डाले यहाँ पर एवरेज। रिलेटिव क्यों डाला, बिकॉज मास इज इन कंपेरिजन टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास 1 AMU के कंपेरिजन में उसकी एवरेज है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो एवरेज relative mass of 1 atom of an element as compared to 1/12 of mass of 1 atom of C12 isotope is called atomic mass of that element. ऑक्सीजन का जो मास है वो इस 1 AMU के मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इसके 16 टाइम्स होता है, इससे 16 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इसका जो मास है वो 16 यूनिट होगा। नाइट्रोजन का जो मास है एटॉमिक मास इट इज़ 14 यूनिट या 14 AMU बोल देते हैं एटॉमिक मास। इसी तरह से सल्फर का एटॉमिक मास 32 यूनिट, मीन्स इट इज़ 32 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। हाइड्रोजन 1 AMU या 1 यूनिट, क्लोरीन 35.5 यूनिट। तो इस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं इन रिलेशन विद द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर एटॉमिक मास। नाउ कम टू द ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन सेम वही है एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो हम मास को एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम्स, यूनिट में नहीं एक्सप्रेस करेंगे। सो ग्राम एटॉमिक मास इज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। सो वही सेम डेफिनेशन है, बस लास्ट में हम लिखेंगे एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो उसको हम अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे देन इट विल बी ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा 16 यूनिट, लेकिन अगर उसी को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें इट विल बिकम 16 ग्राम। ऐसे ही नाइट्रोजन का जो मास है 14 यूनिट होता है और उसको अगर हम एक्सप्रेस करें ग्राम में देन इट विल बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज योर ग्राम एटॉमिक मास एंड दिस इज योर एटॉमिक मास। सो थोड़ी सी गड़बड़ी को जरा मैं ठीक कर देता हूँ।
तो ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एंड इफ इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास. Atomic mass and gram atomic mass, the difference is only in the unit. If we express it in AMU it is atomic mass, if we express it in gram it becomes gram atomic mass. इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा मोलिकुलर मास. जैसे हमारा एटॉमिक मास था एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. मोलिकुलर मास हो जाएगा वन मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. बस यही डेफिनेशन में डिफरेंस है. एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप. दिस इज वन मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आएगा. सो नाउ एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड मोलिकुलर मास. वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक मास, वन मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस मोलिकुलर मास. सब्सटेंस यहाँ पर इसलिए बोला गया कि मोलिक्यूल आपके एलिमेंट के भी हो सकते हैं, कंपाउंड के भी हो सकते हैं. ग्राम मोलिकुलर मास इज अगेन सेम. एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. और मोलिकुलर मास निकालते कैसे हम, जितने भी एक मोलिक्यूल के अंदर एटम है उन सब के एटॉमिक मास ऐड कर दिए जाते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन है O2, इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के, तो 16 + 16 मतलब 32 AMU इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा. और अगर ग्राम में लिख दिया 32 ग्राम तो वो इसका ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा. नाइट्रोजन N2 28 AMU. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 × 2 28 यूनिट इसका मोलिकुलर मास हो गया, एंड 28 ग्राम इसका ग्राम मोलिकुलर मास हो गया. वाटर में आपके हाइड्रोजन 1 × 2 + 16 इट विल बी 18. So it's water have 1 × 2 for hydrogen and oxygen have 16. So total 18 एटॉमिक मास यूनिट इसका मोलिकुलर मास होगा. एंड ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया 18 ग्राम, वो इसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा. ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड है H2 मतलब 1 × 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2 प्लस सल्फर 32 हो गया, प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 4. तो 16 × 4 हमारा हो जाएगा 64. तो 2 + 32 + 64 इट विल बी 98. तो 98 यूनिट मोलिकुलर मास एंड 98 ग्राम मोलिकुलर मास. इस तरह से ग्राम मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी एटम है उस मोलिक्यूल के अंदर सब के एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाता है. नेक्स्ट इसमें इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास of that substance which combines with or displays directly or indirectly 1 part of mass of hydrogen or 8 part by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine. This is ore. So equivalent mass of a substance is defined as the number of parts by mass या amount of substance which combines with 1 parts of हाइड्रोजन या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन. पार्ट्स बाय मास है तो उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे. 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का रिएक्ट करता है वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है. या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना अमाउंट कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है. या 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना सब्सटेंस कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है. अगर बात कैलकुलेट करने की आती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो जैसे कि सपोज कीजिए आपका एक एग्जांपल है क्यूप्रिक क्लोराइड. हेयर कॉपर इज 63.5 वेयर एज क्लोरीन इज 35.5 × 2 मीन्स 71 ग्राम. तो 63.5 ग्राम कॉपर कंबाइंस विद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन. लेकिन इक्विवेलेंट मास हमारा होता है जो 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन करें. तो 71 ग्राम क्लोरीन combines with 63.5 ग्राम कॉपर. तो 35.5 will combines with 63.5 डिवाइड बाई 71 × 35.5 मीन्स इसका हाफ हो जाएगा. इट विल बी 31.75. सो 31.75 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इन दिस कंपाउंड. बिल्कुल सिंपल है. CuCl2 मैंने एग्जांपल लिया, इसमें 63.5 कॉपर है
तो 71 ग्राम क्लोरीन है। क्लोरीन अगर 35.5 हो तो इट विल बी 31.75, सो इट विल बी इट्स इक्विवेलेंट मास। ऐसे ही कॉपर का एक और एक कंपाउंड होता है CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पर 35.5 क्लोरीन है और 63.5 ग्राम कॉपर है। तो इस केस में 35.5 क्लोरीन के साथ 63.5 ग्राम कॉपर कंबाइन कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ इस केस में जो इक्विवेलेंट मास हो 63.5 है कॉपर का, लेकिन इस केस में क्यूप्रिक क्लोराइड के केस में 31.75 कॉपर का इक्विवेलेंट मास है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं क्लोरीन का। एक एग्जांपल है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और एक है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद 63.5 ग्राम कॉपर। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइंस विद 31.75 ग्राम कॉपर। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने से कंबाइन करती है वो इक्विवेलेंट मास होता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया 31.75। लेकिन यहाँ पर बात करें 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद 127 ग्राम ऑफ कॉपर, तो 8 ग्राम विल कंबाइंस विद 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने कंपाउंड के साथ, जितने अमाउंट के साथ कंबाइन करती है वो उसका इक्विवेलेंट मास होता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हो गया 63.5, इस केस में हो गया 31.75। तो कुल मिलाकर किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये तो हमारा मेथड है इक्विवेलेंट मास निकालने का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन करे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। लेकिन इक्विवेलेंट मास हम निकालते कैसे हैं, जरा वो देखिए। इक्विवेलेंट मास निकालने का जो हमारा बेसिक मेथड है वो है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय रिएक्टिविटी। मोलर मास डिवाइड बाय रिएक्टिविटी। अब ये रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी मतलब किसी भी केमिकल स्पीसीज का जो काम है, या अगर हम इसको ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल से लें कि किसी आदमी का जो काम है वो कितना उस काम को करता है, वो उसकी रिएक्टिविटी होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टाइपिस्ट का, तो टाइपिस्ट क्या होता है, जो टाइप करता है, तो वो 1 मिनट में कितने अक्षर, कितने लेटर टाइप करता है, दैट इज इट्स रिएक्टिविटी, दैट इज इट्स रिएक्टिविटी। अगर कोई आदमी लेटर लिख रहा है तो 1 दिन में कितने लेटर लिख देता है, वो उसकी रिएक्टिविटी हो गई। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय इट्स रिएक्टिविटी। अब डिफरेंट कंपाउंड्स लेते हैं हम। जैसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड की रिएक्टिविटी क्या होगी? एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो एच आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो कितने एच आयन प्रोड्यूस करते हैं वो उसकी रिएक्टिविटी होगी। नंबर ऑफ एच आयन प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आयनाइजेबल एच आयन इज कॉल्ड इट्स रिएक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। Acid is a substance which gives H ion and number of H ion produced is called its basicity। कोई भी एसिड है जो H ion प्रोड्यूस करता है वो एसिड है, और कितने H ion प्रोड्यूस करता है वो उसकी बेसिसिटी कहते हैं, और ये उसकी रिएक्टिविटी होती है। तो एसिड का जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाई बेसिसिटी। तो बेसिसिटी इज नंबर ऑफ आयनाइजेबल H ion। अब सपोज कीजिए आपका HCl है, HCl प्रोड्यूस H ion and chloride ion, it produce 1 H ion, it's mean its basicity is 1, its basicity is 1। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो हो जाएगा 36.5 डिवाइड बाई 1, मतलब 36.5 ही रहेगा। इसका मोलर मास 36.5 है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं एग्जांपल H2SO4 का, H2SO4 प्रोड्यूस 2 H ions प्लस सल्फेट आयन, 2 H ions प्लस सल्फेट आयन। So H ion, 2 H ions are produced, so its basicity is 2। और जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर मास 98 डिवाइड बाई 2 मीन्स 49 ग्राम विल बी इट्स ग्राम इक्विवेलेंट मास, या 49 यूनिट इज इट्स इक्विवेलेंट मास। तो कोई भी एसिड है उसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे हम मोलर मास डिवाइडेड बाई इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एच आयन प्रोड्यूस, वो कितने एच आयन प्रोड्यूस करता है। अगर हमारे हैलोजन के एसिड है HClO है,
हाइपोक्लोरस एसिड है, HClO2 है, क्लोरस एसिड है, HClO3 है, क्लोरिक एसिड है, HClO4 है, पर क्लोरिक एसिड है, इन सब की बेसिसिटी 1 होती है। ऑल आर मोनोबेसिक। इसी तरह से अगर हम बात करें H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसकी जो बेसिसिटी है वो बेसिसिटी इज 3, मीन्स इट्स इक्वल मास 98 डिवाइड बाई 3, 1 इंटू 3 प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4, 98 इसका भी इक्वलेंट मोलर मास होता है, तो मोलर मास डिवाइड बाई 3, बेसिसिटी इज 3। इसी तरह से अगर हम ले फास्फोरस एसिड H3PO3, दिस इज फास्फोरस एसिड। H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, ये आपका फास्फोरस एसिड। इसका ध्यान रखना, इसकी जो बेसिसिटी है वो 3 नहीं होती, दिखने के यहाँ पर 3 H हाइड्रोजन है, बट इट्स बेसिसिटी इज 2, इट इज़ डाई बेसिक। उसका कारण क्या है कि जो इसके अंदर देर आर 2 हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फास्फोरस। तो जो फास्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच है ये आयनाइज नहीं होता। जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज 2 हाइड्रोजन विल आयनाइज, ये 2 हाइड्रोजन आयनाइज होंगे, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये फास्फोरस से ही अटैच रहेगा। तो इसकी बेसिसिटी 2 होती है। तो कुल मिलाकर हमारे एसिड का इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइड बाई इट्स बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या है हमारी, नंबर ऑफ एच आयन रिलीज। इस तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस निकाले हम, तो वो होगा बेस की रिएक्टिविटी। बेस की रिएक्टिविटी मतलब बेस क्या होते हैं, जो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो कितने OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वो उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज मोलर मास डिवाइड बाई एसिडिटी, और एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH आयन रिलीज। अगर कोई आयन है मतलब जिस पर चार्ज होता है, तो कितना चार्ज है वो उसकी रिएक्टिविटी होगी, हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपका कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट पर हमारा 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास विल बी फार्मूला मास मतलब वही आपका होता है मोलिकुलर मास, लेकिन आयंस के केस में इसको हम फार्मूला मास बोलेंगे। तो 60 डिवाइड बाई 2, 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर हमारा होता है इसमें सपोज कीजिए कॉपर प्लस 2 आयन, तो कॉपर प्लस 2 है, तो इसका मतलब 63.5 डिवाइड बाई 2, चार्जेस पर 2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव इससे मतलब ये कितना चार्ज है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आयन का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन पे चार्ज है 1 पॉजिटिव, तो 14 + 4 18 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो जो चार्ज होता है उससे डिवाइड कर दो, आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसी भी आयन का। अगर आयनिक कंपाउंड है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, आयनिक कंपाउंड है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि अगर आपका है Na2SO4, इसमें आपका सल्फेट -2 चार्ज है, और जिस पर 2 सोडियम आयन है, सोडियम आयन पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, देयर आर 2 सोडियम आयन्स, मीन्स देयर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज 2। सो मोलर मास हो जाएगा इसका 98 + 46 144, सॉरी 96 + 46 142 डिवाइड बाई 2 इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो अगर आपका आयंस है तो डिवाइड बाई चार्ज कर दो, आयनिक कंपाउंड है तो डिवाइड बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज कर दो, बेस है तो डिवाइड बाई एसिडिटी, एसिड है तो डिवाइड बाई बेस। ऐसे ही आपके अगर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, ए सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना ये उल्टा होता है, जो रिड्यूस होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, और रिड्यूस होना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट मास निकालेंगे हम मोल मास डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसे डिवाइड कर देंगे, वो हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने कुछ डेफिनेशंस की हैं, जिसमें हमारे आती है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास एंड इक्विवेलेंट मास, और हमने डिफरेंट मेथड्स की हैं जिससे हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पे हम एक अपनी अलग वीडियो बनाएंगे। आज आप इन डेफिनेशंस को लिखें और अपने
याद करें। कॉपी बनाते रहिए, कॉपी में अपने नोट करें इनको और याद करें। थैंक यू।